प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सभी लोग पढ़ाई में बिल्कुल एकजुटता बनाए होंगे। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बाकी आपको पढ़ना है, देखिए अच्छे से मन से पढ़िए और किताबें आपके साथ हैं। पुराना सिलेबस जो कुछ भी सिलेबस में पहले पढ़ाया जा चुका है उसको भी आप तैयार करते रहा करिए। टॉपिक चल रहा है, आज शुरू करना है समास। क्या शुरू करना है? समास। समास बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। सभी लोग जो है मन से पढ़ेंगे तो समास समझ में आएगा, है ना। समास बहुत आसान भी नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है, आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। समास प्रकरण जो है बहुत आसान प्रकरण है। प्रीति तिवारी गुड इवनिंग। वाह सृजन जी, आप तो सही कह रहे थे जी। गुड इवनिंग ज्योत्सना सिंह, सुनीता यादव प्रणाम गुरुजी जी। प्रणाम भैया, सभी लोगों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। गुड इवनिंग सर। वंदना मौर्य जी, विवेक कुमार, एकता शुक्ला, प्रतिमा गौतम, रागिनी पांडे, प्रकाश चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों की उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग लाइव हो जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। सब प्रकरण है समास। समास ये ऐसा प्रकरण है जिसके बारे में आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़े जरूर होंगे। समास बहुत ऐसा नहीं है किसी के लिए नया होगा। समास आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे समास के विषय में। बस उसी को थोड़ा सा हम, जैसे मान लीजिए ईंटे में तराई हो गई है तो अब नींव को मजबूत करना है, घर बनाना है ना। तो आपने तराई पहले से है, आप पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं। ईंट में तराई है, अब मकान को तैयार करना है, ठीक ना। तो जानते हैं समास क्या है। देखिए समास जो है इसकी प्रकृति और प्रत्यय देख लेते हैं तो सम उपसर्ग है। समास में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है और अस धातु है। कौन सी धातु है? अस धातु है और घय प्रत्यय है, ठीक ना। घय प्रत्यय है। इतनी बात जानना था। समास में मान लीजिए आपसे पूछता है कि कौन सी धातु है, तो अस धातु है। अस धातु का अर्थ होता है फेंकने के अर्थ में आता है। अस धातु किस भी अर्थ में है? फेंकने के अर्थ में। और सम उपसर्ग का मतलब जहां पर लग जाए सम्यक रूपेण, मतलब अच्छी तरह से, ठीक ना, उसका तो मतलब ही ऐसा होता है। और घय जो होता है ये पुल्लिंग प्रत्यांत है। पुल्लिंग में लगता है लेकिन भाववाचक संज्ञा करता है, भाव पैदा करता है। जहां भावनात्मक जुड़ा हो वहां पुल्लिंग शब्द में ये घय प्रत्यय जुड़ता है, ठीक ना। इतनी बात जाननी थी। सर को हम भी दिखे, तनु दुबे जी बिल्कुल हम देख रहे हैं और आप हमें देखिए बिल्कुल। बस सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। अशोक कुमार जी सर, सभी लोग बस पढ़ते रहिए। दीपक कुमार गुड इवनिंग। सभी का हमने गुड इवनिंग और शुभ संध्या सभी का स्वीकार कर लिए और हमारी तरफ से भी सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, ठीक ना। अच्छे तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छे रहें, मस्त रहें, लेकिन पढ़ाई करते रहें, ठीक है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय, यदि इसको मिलाएंगे तो सम उपसर्ग तो आपको दिखाई दे ही रहा है, सम उपसर्ग। और यदि इनको दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आस। तब इसका प्रत्यय और धातु जब मिलेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। आस का मतलब बैठने या रखने के लिए मान लीजिए प्रयुक्त हो यहां पर, है ना। तो सम मतलब अच्छी तरह से आस माने रखना। किसको रखना? यहां पदों की बात कर रहा। हमने बताया कि संधि जो होती है वो वर्णों के बीच होती है, लेकिन समास जो होता है वो पदों के बीच में होता है। तो यहां पदों को सम्यक रूपेण रखा जाए, मतलब अच्छी तरह से दो पदों को ऐसा रखा जाए कि समस हो जाए, मिल जाए, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? दो पदों को ऐसा रखा जाए कि दोनों समस हो जाए, मिल जाए। उनमें जो है जब मिल जाएंगे तो उनके आकार में कुछ कमी आ जाएगी लेकिन अर्थ में कोई कमी नहीं रहेगी, तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ये समास का शाब्दिक अर्थ है, ठीक ना। विजय कुमार जी शुभ संध्या जी। प्रधान जी बिल्कुल अच्छी तरह से आप पढ़ाई कीजिए, सभी का उद्धार होना है, ठीक ना। सबके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। समास का शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ इसी को, इसमें से जो हमने निकाला
उसी का वही शाब्दिक अर्थ है उसका, ठीक ना। पदों का आपस में मिलकर बैठना या रखना समास कहलाता है। ये तो रहा इसके अनुसार, जो प्रकृति प्रत्यय निकाले थे इसके अनुसार ये परिभाषा है। सभी लोग नोट करते चलेंगे। पदों का आपस में मिलकर बैठना या रखना समास कहलाता। आस माने रखना भी हो सकता है या बैठना के अर्थ में, है ना। आस माने आस्ते जो होता है बैठने के अर्थ में होता है, लेकिन यहां पर रखना, रखने का मतलब यहां निकलेगा। रखना क्या है? पदों को रखना, दो पदों को ऐसे रखना है कि वो समास, जैसे मतलब समास मिल जाए तो उनको क्या कहेंगे? समास कहेंगे, ठीक है ना। ये चीज समझाना था, समझ में आ गया इतना। भावना जी कह रही सर मैं भी, बिल्कुल आपका भी नाम लिया जा रहा है। रोशनी वर्मा, सर आप बिना बताए कहां चले जाते हैं? बिल्कुल मैडम जी, हम कहीं नहीं जाते हैं, थोड़ा सा तकनीकी खराबी या कुछ ना कुछ कारण हो जाते हैं, हम क्लास आपकी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक ना। आपके साथ हैं, बस थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो थोड़ा सा हमारी आपकी दूरियां बन जाती हैं, अतः ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप एग्जाम तक साथ रहेंगे और बिल्कुल पढ़ाई कीजिए मन से, हम आपके साथ हैं और आपका उद्धार करवाना ही है, ठीक ना। पायल प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। रागिनी पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बिल्कुल समझ रही हैं, ठीक ना। इसको और किस नाम से जानते हैं? थोड़ा सा और देख लीजिए। कहते हैं समशनम समासः, शम शनम समासः। ये नोट कर लीजिए, समशनम समासा। सम सनम मतलब इसको चाहे समसनम समशनम कह सकते हैं, मतलब समस हो जाना, समस होना, मिल जाना। जैसे आप किसी बस में बैठे हो या दो पहिया गाड़ी में बैठते हैं तो दो लोगों की जगह होती, जब तीन लोग बैठ जाते तो कहते हैं ना और समट जाओ, मतलब और सिमट जाओ, है ना। तो सिमट, वो सिमट थोड़ा सा मान लीजिए एक तरह से बिगड़ा हुआ रूप है, और ये समस जो करना ये शुद्ध हुआ रूप है ना। तो समस करना मतलब मिल जाना, तो समसनम समासा, जहां पर मिल जाए वही समास है। क्या मिल जाए? पदों की बात होती है, हमने बताया कि समास पदों पे होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। देवव्रत पांडे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बस मन से पढ़ते रहे और नोट करते चलें तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आगे चलें। लिख लीजिए, समास बनाते समय विभक्त चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक ना। ये चिन्ह देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है, गलत ना लिखिएगा। कुछ लोग ऐसे चिन्ह लिख देते हैं ना, जैसे गांव में प्रधानी का चुनाव हो या जिला पंचायती जो भी हो, विधायकी लोग उसमें पोस्टर बैनर में इस तरह चिन्ह लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। चिन्ह होता है, आधा हा होता है और पूरा ना होता है, ठीक ना। चुनाव चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होता है, ठीक ना। पल्लवी मिश्रा जी गुड इवनिंग। रागिनी पांडे समशनम समासा। रागिनी पांडे जो मकार आपने लगाया है वो मकार का अनुस्वार हो जाता। हमने अभी संधि पढ़ाई थी अनुस्वार संधि में, है ना। मो अनुस्वारा,
यदि बाद में व्यंजन वर्ण आए तो माँ को आप अनुस्वार करेंगे तो शुद्ध रहेगा। आपको इस विषय में आपसे पहले चर्चा हमने कर ली थी, ठीक ना। तो आगे देखिए शमशनम में आगे समास आपने लिखा है तो मकार को जो है अनुस्वार हो जाएगा, ठीक ना, उसको सुधार लीजिएगा। समास बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। कैसे हो जाता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है सभायापति, सभायापति, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सभा का पति, है कि नहीं। तो काकी के रारी रे ये जो है यही तो विभक्ति का चिन्ह बता रहा है ना, षष्ठी का मतलब बता रहा है कि काकी के रारी रे कहां का है? षष्ठी का है। तो इसी विभक्ति का लोप कर देंगे तो समास हो जाएगा, लेकिन अर्थ वही निकलेगा, सभा का पति ही, सभा का पति ही निकलेगा। तो विभक्ति का लोप हो जाना मतलब ये जो या लिखा है इसको लोप कर देंगे, यही षष्ठी का सूचक है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा? तब बन जाएगा सभापति। क्या बन जाएगा? सभापति, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। सभापति में यदि आपसे पूछेगा समासिक विग्रह क्या होगा तो समासिक विग्रह सभायापति होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास, ठीक ना। इतनी बात समझ में आई। ये षष्ठी तत्पुरुष समास का है, लेकिन यदि इससे सभापति, सभायापति का समासिक पद होगा सभापति, इसका विभक्ति का लोप हो गया यहां पर तो सभापति बन गया। यदि सभापति का आपसे पूछता है समासिक विग्रह कीजिए तो सभायापति होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर मुझे छुट्टी चाहिए, कल जाना। सृजन यादव मैसेज करते हैं, पढ़ने भी नहीं देते हैं। छुट्टी क्यों भैया, कहाँ जाना चाह रहे हैं? पढ़ाई कीजिए थोड़ा सा, 2-4 दिन या महीने खाड़ जो भी समय बचा है। अभी देखिए ससुराल, फूफा, दीदी, मामा, मौसी सब छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर परीक्षा के बाद खूब आराम से टहलिए, है कि नहीं। नहीं तो फिर अभी टहलते रह जाएंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। आपको पढ़ना है, मान लीजिए क्लास नहीं चल पा रही है तो लेकिन फिर भी आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, किताबों का साथ नहीं छोड़ना है, कॉपियों का साथ नहीं छोड़ना है। ये वो दौर है जो आपकी एक एक क्वेश्चन से आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक ना। विशेष ध्यान दीजिएगा। जी पायल जी, षष्ठी तत्पुरुष, जी बिल्कुल। भारती राजपूत, जी सर। सभी लोग बढ़िया समझ रहे हैं ना। सभायापति, सभा का पति, ठीक ना। जैसे और देख लीजिए राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुषः का यदि सामासिक पद होगा तो कैसा हो जाएगा? सामासिक पद होगा तो ये विभक्ति का लोप हो जाएगा। राज्ञः कहां का है? षष्ठी तत्पुरुष, मतलब राजा का पुरुष या राज, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष या राजा का आदमी, यही ना होगा। राजा का पुरुष या राजा का आदमी, यही अर्थ निकलेगा, यही अर्थ निकलेगा ना, राज्ञः पुरुषः। तब इसको समासिक कहता है। समास बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तब इसका जैसे समास बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? राजपुरुषः हो जाएगा। कोई डाउट हो रही हो इसने में तो बताइएगा। कोई दिक्कत हो रही है, कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो आप बताइए। राजा का पुरुष या राजा का आदमी भी हो सकता है। राजा का पुरुष का मतलब राजा का आदमी, कोई आदमी होगा, नौकर चाकर या किसी भाई, राजा जिसको आदेश देगा वो राजा का ही आदमी होगा ना। और जहां राजा होते हैं तो उसका जितनी प्रजा होती है वो सारे राजा के आदमी होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें। जैसे देख लीजिए दशरथस्य पुत्रः, दशरथस्य पुत्रः क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा दशरथ का पुत्र। षष्ठी में है दशरथस्य, बालकस्य, रामस्य, है ना। तो षष्ठी एक वचन में चलता है तो उसी तरह दशरथस्य हो गया तो दशरथ का पुत्र हो जाएगा।
कोई डाउट? तब इसका समासिक पद बनाएंगे तो विभक्ति का लोप हो जाए। विभक्ति क्या है? ये अश्य जो लगा हुआ यही षष्ठी का बोध करा रहा है या का जो अर्थ निकाल रहा है ना। तब यहां पर क्या हो जाएगा? दशरथ पुत्रः, ठीक ना, ये समासिक पद हो गया। यदि कह दे कि दशरथ पुत्र में कौन सा समास है, तब आप बताइएगा षष्ठी तत्पुरुष समास है, क्योंकि इसका जब विग्रह करेंगे तो दशरथस्य पुत्रः बनेगा, तो यही षष्ठी तत्पुरुष का ये षष्ठी निकल आएगा दशरथस्य, और इसका विग्रह कुछ और हो नहीं सकता है, दशरथस्य पुत्रः ही आप करेंगे। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। तब यदि पूछेगा दशरथ पुत्र में कौन सा समास है तो आप षष्ठी तत्पुरुष मारिएगा। लेकिन यहां पर केवल हम ये चीज बताना चाह रहे थे कि विभक्ति का लोप हो जाता है। ये जो विभक्ति है षष्ठी तत्पुरुष, ये लोप हो गया तो दशरथ पुत्रा हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। रोशनी, आज तो सर 5 बजे लिए हैं क्लास, कल की पता नहीं। हम भी देखिए रागिनी पांडे जी, हमने बताया था संस्थान में, हमने बताया 5 बजे क्लास चलेगी, लेकिन थंबनेल में उन्होंने 4 बजे लिख दिया था। लेकिन जो टाइमिंग नीचे आप देखेंगे वहां पे जहां पे लिखा रहता है एक्सीड कोचिंग इलाहाबाद, थंबनेल के नीचे वहां पर 17:05 ही लिखा था। लेकिन जो लोग केवल थंबनेल देख रहे थे वो लोग लाइव थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो लोग लाइव नहीं, मान लीजिए जो समझ रहे थे वो लोग बाद में आए लाइव हुए। ठीक ना, तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। लेकिन कल से ऐसा नहीं हो पाएगा, हम कह देंगे कि देखिए अच्छे से लगाएंगे। ठीक ना, मैथ की क्लास मेरे में लाइव नहीं दिखता जी, आज मैथ की क्लास लाइव नहीं चली है। ठीक ना, सृजन यादव के सर समझ गए जी, आगे चलते हैं। ठीक ना, इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब लिख लीजिए परिभाषा समास की। जब 2 या 2 से अधिक पद को ही हम शब्द कहते हैं, ये जानते हैं कि नहीं? शब्द लिखा, ये राम जो लिखा रहेगा, राम एक पद है लेकिन ये शब्द भी है। ठीक ना, इसको शब्द भी कहते हैं। लेकिन यदि रा लिखा रहे तो ये केवल वर्ण है। ठीक ना, इतनी बात सभी लोग जानते होंगे। सीडीपी का क्लास नहीं चलेगी क्या? पता नहीं भाई साहब क्या कहें हम, अभी सर की तबीयत ठीक नहीं है, बताया जा रहा है कि अस्वस्थ चल रहे हैं। जैसे भी वो स्वस्थ होंगे वो क्लास लेंगे। ठीक ना, जब 2 या 2 से अधिक पद या शब्द आपस में समस हो जाएं, आपस में समस या मिल जाएं, आपस में समझ रहे हैं ना? समस क्या मतलब है? समस का मतलब केवल मिलना है। ठीक ना, समस होना। ठीक ना, मिल जाए कि उनके आकार में कमी हो जाए, उनके आकार में क्या हो जाए? कमी। देखिए जब विभक्ति का लोप होता है, मिलते हैं, तो जैसे सभा या पति आपने देखा, तो यहां हट गया तो सभापति, तो आकार थोड़ा छोटा हो गया है ना? ये चीज आप देख लिए हैं। रागिनी पांडे जानते हैं क्या? तब तक टेट का पेपर हो जाएगा। खुशबू दुबे जी कह रही सैटरडे को कोई क्लास नहीं चली थी। जी बिल्कुल नहीं चली थी, इसके विषय में हम भी अनजान थे। हम आए थे लेकिन क्लास चली नहीं।
उसमें हमारी कोई कमी नहीं है, ठीक ना। आकार में कमी हो जाए तो क्या होता है, किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे समास कहते हैं। नोट कर लीजिए, जब दो या दो से अधिक पद या शब्द आपस में समस हो जाएं या मिल जाएं कि उनके आकार में कमी हो जाए किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। जब मिल जाएंगे तो उनके आकार में कमी हो जाएगी लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। जैसे हमने बताया राज्ञा पुरुषा का राज पुरुष होता है सामासिक पद, राज पुरुष का यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राज्ञा पुरुषा, लेकिन अर्थ दोनों का राज्ञा पुरुषा का भी वही है और राजपुरुषा का भी वही है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे चलें। योगिता गौतम, गुड इवनिंग जी। रोशनी वर्मा जी लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, विशेष करके लिख लीजिए इसी में, विशेष। समास दो या अधिक पदों के बीच होता है जबकि, देखिए ये चीज हमें बताना, ये सब बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपके माइंड को थोड़ा सा रिवाइड होता रहे ना, फिर से याद आ जाए, तो वो चीज हमने बताया यहां पे। समास दो या अधिक पदों के बीच में होता है जबकि संधि दो वर्णों के बीच होती है। ठीक ना। यदि आपसे पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि वर्णों के बीच क्या होता है, संधि, समास या और दो ऑप्शन दे देगा तो आप क्या करेंगे, वर्णों के बीच पूछेगा तो संधि मारिएगा, पदों के बीच पूछे तो समास मारिएगा। इतना गलत मत करिएगा, बहुत आसान आसान सवाल पूछेगा जो कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक ना, इसलिए हम ये सब चीजें बता रहे हैं। सामासिक पदों का विग्रह होता है जबकि संधि में वर्ण विच्छेद होता है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आई। नोट कर लीजिए, समास जो है पदों के बीच होता है, संधि वर्णों के बीच होती है। समास में विग्रह होता है लेकिन संधि में विच्छेद होता है, वर्णों का विच्छेद होता है, ठीक ना। आगे चलें।
लिख लीजिए, अनेक पदानाम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। यदि आपसे देख लीजिए, ये कह देंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको बता दें इसमें से सवाल कैसे पूछेगा। आपसे ये पूछेगा कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम डॉट डॉट कर देगा, तब आपको क्या बताना है, समासः। मतलब अनेक पदों का एक पद हो जाना क्या है, समास कहलाता है। ठीक ना, ये चीजें थोड़ा सा यदि आप रोज देखेंगे तो याद हो जाएगा। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, है ना, तो ये चीज आपको याद करना है। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, है ना, इतना आप जाने रहिएगा। थोड़ा सा यदि आपसे इधर से भी पूछ ले पदानाम एक पदी भवनम, तो यहां पर डॉट डॉट करना, तो अनेक पदानाम, अनेक पद जब मिलते हैं तो एक पद होता है, तो वो क्या हो जाता है, समास हो जाता है। कोई डाउट ना हो, लेकिन अच्छे तरह से समझ कर जाइएगा और अच्छे तरह से लिख कर जाइएगा और अपने से सवाल बनाइएगा, तब आप परीक्षा में ऐसा बवाल मचाएंगे कि फिर अगला देखता रह जाएगा कि अरे वाह कितने अच्छे अंकों से आप पास हुए हैं। ठीक ना, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, डॉट डॉट कर देगा तो आपको समासा भरना पड़ेगा। ठीक ना। मणिकांत गाजीपुर, डेली क्लास कैसे लाइव हुआ जाए। बिल्कुल भैया जी, 5:05 पर संस्कृत की क्लास लाइव चलती है। वैसे यूपी टेट की सारी कक्षाएं 3 बजे से लाइव होती हैं, है ना, तो थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, कोई क्लास नहीं चल पाती है, या मान लीजिए दैवीय कुछ आपत्ति हो जाती है, अस्वस्थ होने की वजह से क्लास बाधित हो जाती है। अतएव पूरी क्लासें 3 बजे से ही लाइव होती हैं, 5 बजे से आपको संस्कृत की क्लास मिलेगी। ठीक ना, देख लीजिए, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। रागिनी पांडे जी, जी समासा। अनिल मौर्य जी, सर नोट कर लिए। रोशनी वर्मा जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर वी वांट प्रैक्टिस। भैया प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं वो तो सही है, लेकिन सभी लोग करना चाह रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अभी सिलेबस बहुत पड़ा हुआ है। आप एक प्रैक्टिस करवाएंगे, एक दिन चला जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा जानते रहिए। परीक्षा के आते आते हम प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ये आप निश्चित रहिए बिल्कुल। ठीक ना, आप इतना निश्चिंत होकर के रहिए। इसका अर्थ लिख लीजिए, अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। ठीक ना, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आगे चलें। जैसे देख लीजिए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेवाह। ठीक ना, ये समासिक पद हो गया। अनेक पद हैं, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, है ना, इनको सबको समासिक कर दिया गया, एक में जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, समासिक पद बन गया। ठीक ना, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, तो अनेक पदों को इसमें इकट्ठा कर लिया गया। जैसे करके लिख लीजिए, ये भी उदाहरण है ना। सर का नाम बताओ। पायल सिस,
नाम भैया हमारा प्रकाश राय है, वैसे भी उस पर लिखा रहता है, थंबनेल में देख लीजिएगा। यूपी टेट की संस्कृत की कक्षा के लिए आप यूट्यूब पर जाएंगे, प्रकाश राय सर डालेंगे तो आ भी जाएगी, चाहे एक्सीड कोचिंग इलाहाबाद डालेंगे तो भी फिर सारी क्लासें मिल जाएंगी, और सारी क्लासें जो भी हैं यूपी टेट के अलावा भी मिल जाएंगी, लेकिन संस्कृत के लिए यदि आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, ठीक ना। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेवा, इतनी बात समझ में आई। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा। इसी तरह देख लीजिए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये भी देख लीजिए, इसमें कितने पद, 1 2 3 4, 4 पद हैं, चारों पद मिलकर के एक समासिक पद बन गया है ना। तो ये क्या कहता है, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासा, अनेक पदों को एक पद मिला दिया गया, ठीक ना। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइएगा, लेकिन बिल्कुल लोड लेकर मत पढ़िएगा, समास बहुत आसान है और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, ठीक ना। आगे चलें। समास तो हमने जान लिया, समास के बीच में क्या होता है, विग्रह होता है ना। अब विग्रह को जान लेते हैं। विग्रह देख लीजिए, किसी समस्त या सामासिक, समस्त या सामासिक, ठीक ना, सामासिक पद को ही तोड़ेंगे। किसी समस्त या सामासिक पद को तोड़कर किसी समस्त या सामासिक पद को तोड़कर क्या करना है, उसका पहले वाला रूप दे देना है, ठीक ना। तोड़कर उसका पहले वाला रूप दे देना ही विग्रह कहलाता है। इतनी बात समझ में आई, किसी समस्त या सामासिक पद को तोड़कर उसका पहले वाला रूप दे देना ही विग्रह कहलाता है। इतना समझ लिए तो इसका फिर उदाहरण बताएं, इतना नोट कर लीजिए, ठीक ना। सर यहां कोई प्रेशर नहीं है, सब लोग कुछ ना कुछ संस्कृत पढ़े हैं, प्रैक्टिस करवाए, उसी में थोड़ा एक्सप्लेन करते चलिए। चलिए ठीक है, हम संस्था से बात करेंगे इस विषय पर, तो फिर एक्सप्लेन है, फिर चलेगा हर सब्जेक्ट का, उसी पे हम प्रैक्टिस करवाएंगे। यदि आप सभी लोग एग्री रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह आप पढ़ना चाहेंगे, या तो हम उसको पूरा एक तरफ से पढ़ाएं, या तो फिर हर टॉपिक का प्रैक्टिस करवाएं, तो फिर जैसा आप चाहेंगे आप बताइएगा, और फिर उस तरह से हम संस्था पर बात करेंगे, ठीक ना। क्या कहता, किसी समस्त पद या सामासिक पद को तोड़कर उसका पहले वाला रूप दे देना ही विग्रह कहलाता है। आगे चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे जैसे देख लीजिए, नरपति लिखा हुआ हो, नरपति, ठीक ना। नरपति कहता किसी समस्त पद या सामासिक पद को तोड़कर रूप दे देना ही, मतलब पहले वाला रूप दे देना ही क्या कहलाता, विग्रह कहलाता है। तो नरपति को यदि इसको तोड़ेंगे तब क्या बनेगा बताइए। नराणाम
पति ही। नराणाम पति, ये भी समासिक विग्रह है, विग्रह हो गया, ये पहले वाला रूप है। इसी को कह नराणाम पति को यदि समास करेंगे तो नरपति बन जाएगा, है ना। तो ये पहले वाला रूप है, ये पहला रूप ये है, फिर इसके बाद समास किया गया तब ये रूप बन गया। इतनी बात समझ में आई, कोई डाउट? इसी तरह देख लीजिए सभापति। सर ब्लैक बोर्ड को दिखाइए, ब्लैक बोर्ड को दिखाइए। सर आप डिलीट में पढ़ाइए, डिटेल में पढ़ाइए। अच्छा पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाइए। खुशबू दुबे, सर नहीं पढ़ाते, थ्योरी पढ़ाइए। जी बिल्कुल, हम आपके लिए ही थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बहुत बिल्कुल एक एक शब्दों को कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से बता रहे हैं, है कि नहीं। हम आपके ही लिए आए हैं, आपकी खुशी जिसमें रहे वही करेंगे। एक व्यक्ति को यदि वो चाहे तो एक व्यक्ति से यदि 100 लोगों को अलग चाहिए तो फिर हम 100 लोगों की बात मानेंगे, ठीक ना। बाकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले लीजिए भाई साहब, आप प्रैक्टिस करते रहिए, यहां से भी पढ़ते रहिए, जैसा आपको उचित। बस हमारी शुभकामनाएं कि आप उत्तीर्ण करें परीक्षा। प्रैक्टिस सेट लेकर के आप अपने से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मजा आएगा ज्यादा, ठीक ना। और सभी लोगों से विशेष गुजारिश है, सभी लोग प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस करते रहें। और किताबों को तो बिल्कुल, मूल किताबों का तो बिल्कुल साथ मत छोड़िएगा, उसको पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे स्वर संधि पढ़ा तो स्वर संधि की प्रैक्टिस करिए, व्यंजन संधि पढ़ें तो व्यंजन संधि की प्रैक्टिस करिए। यदि कुछ सवाल उसमें गलत हो जाते हैं फिर उसको देख लीजिए कि क्यों ये गलत हुआ, कहाँ गलत हुआ, क्या हमसे नहीं बना। ये सब चीज़ें देख लेंगे तो फिर आप बिल्कुल कठोर हो जाएंगे, बिल्कुल समझ लीजिए, फिर आपको डिगाने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक ना। इतनी बात जान लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। सभापति, जैसे सभापति, सभापति को यदि इसका पूर्व रूप देंगे तो क्या हो जाएगा, सभा या पति, ठीक ना। सभा का पति, आपको इसके विषय में पहले बात कर चुके हैं। ये नर का पति है ना, नरों का पति जो क्या होता है, राजा होता है। नरपति किसे कहते हैं, राजा को कहते हैं, है ना। तो वही अर्थ वो ये वाला भी वही अर्थ देता है, ये वाला भी वही अर्थ देता है। लेकिन विग्रह बताना था कि विग्रह ये होता है, ये इसका मूल रूप है, पूर्व रूप है ना। मूल रूप का मतलब यही रूप था जिसको समास करके ऐसा बनाया गया। पूर्व रूप का मतलब पहले वाला रूप यही था, फिर इसको समासिक पद में ऐसे बनाया गया। चाहे जिस भाषा में आप समझें, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। आगे चलें। प्रैक्टिस तो मार्केट में भी मिल जाएगा, बिल्कुल रागिनी पांडे जी, आप बहुत बढ़िया समझा रही हैं, सबको समझ में आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट मिल जाती है तमाम, और बहुत सारे पेपर दिए रहते हैं उसमें, और एक्सीड पब्लिकेशन की भी प्रैक्टिस सेट मिल रही है मार्केट में, आप ले लीजिए, ठीक ना। जी चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लिख लीजिए समास विग्रह के प्रकार। समास विग्रह के प्रकार, ठीक ना। इसमें लिख लीजिए पहला लौकिक विग्रह, और दूसरा अलौकिक विग्रह। ठीक ना। समास विग्रह के प्रकार, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, समझ में आया। सुमेर मौर्य जी, गुड इवनिंग सर। बिल्कुल गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। दीपिका सिंह, स्पीड बढ़ाइए सर, थोड़ा सा बढ़ा नहीं, बट थोड़ी सी, ठीक है, अच्छा बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। हेडिंग डाल लीजिए लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह हेडिंग डाल लीजिए। इसमें लिख लीजिए मानव व्यवहार में
प्रयोग किए जाने वाले विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। मानव व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे ये लौकिक विग्रह है, नराणामपति नरपति। नराणामपति मतलब आदमी ये प्रयोग करता है। लौकिक मतलब जो लोक में हमारे मानव व्यवहार में जिसका प्रयोग हम करते हैं उसको लौकिक विग्रह कहते हैं। जैसे आपने लौकिक और पारलौकिक के विषय में सुना। पारलौकिक मतलब जो भगवान से मिल जाना है ना, और लेकिन लोक में जो संसारिक हो उसे लौकिक कहते हैं। तो ये संसार में मानव व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले विग्रह को क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह कहते हैं। ठीक ना। अलौकिक विग्रह के विषय में लिख लीजिए। सर थ्योरी कोई नहीं पढ़ाता, जल्दी तो थ्योरी जी पढ़ाइएगा प्लीज। जी बिल्कुल रागिनी पांडे जी, हम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, पढ़िए आप अच्छी तरह से। लौकिक विग्रह के थोड़ा सा उदाहरण आप लिख लीजिए तब इसको बताएं, है ना। लौकिक विग्रह के उदाहरण देख लीजिए। जैसे राज्ञा पुरुषा आपको बताए ही थे, राज्ञा पुरुषा लिख लीजिए। राज्ञा पुरुषा ये क्या है? लौकिक विग्रह है। और एक देख लीजिए, पशु नाम पति मान लीजिए। पशु नाम पति ये भी लौकिक विग्रह है। ठीक ना, इतनी चीजें लिख लीजिए। पशु नाम पति और राज्ञा पुरुषा, इसमें दोनों किसी का भी जो तोड़े हैं, ये भी जैसे नर नाम पति है तो ये भी लौकिक विग्रह है इसका। सभा पति ये भी लौकिक विग्रह है। ठीक ना, ये चीज समझाना था केवल। अलौकिक विग्रह में आपको नोट करना है जो व्याकरणिक प्रक्रिया से विग्रह किया जाए सबको दिखाई दे रहा है ना? किसी को नीचे दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? दिक्कत हो तो बताइएगा। वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। ठीक ना, वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आया? अनिल कुमार हिंदी का क्लास चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा भैया। प्रीति तिवारी जी हाय रोशनी, हाय हेलो कर लीजिए भैया, लेकिन पढ़ाई पे जरूर ध्यान दीजिए। हाय हेलो करना भी जरूरी है, दोस्ती आपस में बना लीजिए कि कल फिर बहन जी मिलेंगे इसी टाइम में। सबसे बस हाय हेलो से भी बस काम नहीं चलेगा, वैसे भी मित्रता बनाइए और कहिए कि साथ में मिलेंगे, पढ़ेंगे कल फिर, है ना। एक दूसरे की सहायता भी कीजिए कि जहां ना समझ में आए, और फिर कमेंट कीजिए, तो हम तो सहायता के लिए है ही हैं। आगे चलें। जो व्याकरणिक प्रक्रिया से विग्रह किया जाए वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। ठीक ना, व्याकरणिक प्रक्रिया उसको समझा देते हैं। व्याकरणिक प्रक्रिया में देख लीजिए, जैसे राजपुरुषा है। राजपुरुषा का आपने देखा, वो लौकिक विग्रह तो आपने देखा तो क्या था? राज्ञा पुरुषा था। लेकिन इसको जब व्याकरणिक प्रक्रिया में जब करेंगे तो व्याकरणिक प्रक्रिया में क्या करेंगे? राजा इसका मूल प्रातिपदिक शब्द है। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा? षष्ठी में गंश चलेगा।
सु औजस अम औजस हमने आपको बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा तो वही समझ में आ जाएगी। यदि आप सु औजस अम औजस टाभ्याम बीस इस तरह से याद कर लेंगे पूरा सप्तमी विभक्ति तक तो आपको समझ में आएगा। राजा घस और पुरुष सु, पुरुष सु हमने देखिए बताया था, सु जब लगाते थे तो सु का ही सजुसो रू से विसर्ग संधि में हमने बताया था कि उकार का लोप कर दिए तो सा बचा, सजुसो रू से सा को रा हो गया है ना, रू को रा बनाए थे तो रा को फिर क्या करे उत्तु संधि से ऊ बनाए, फिर उसको क्या किए विसर्ग कर दिए थे। तो यही देख लीजिए सु लगा है ये विसर्ग का काम कर रहा है। सु का मतलब ये पुरुष एक वचन में है और गस का मतलब ये राजा षष्ठी एक वचन में है। ठीक ना, जब आप सु औजस अमौट षष्ठ टाभ्याम बीस इस तरह से सब पूरा याद कर लेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। गस आपको षष्ठी एक वचन में मिलेगा और सु आपको प्रथमा एक वचन में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताइएगा। रोशनी पाल, सभी लोग बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराइए जरूर लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक ना। लेकिन हम नहीं समझ पाए कि मुस्कुराए क्यों हैं। चंद्रधर राम, देवेंद्र चौधरी जी, देवेंद्र चौधरी जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। टाइम हो गया सर। काहे का टाइम हो गया भैया? अरे आप ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट गड़बड़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा पढ़ लेंगे तो पेट गड़बड़ नहीं होगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, हमें भी दिख रहा है लेकिन हम जल्दी छोड़ देंगे। बस इतना सभी लोगों ने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। लौकिक और अलौकिक आपने समझ लिया, लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है, ठीक ना। कल की क्लास में हम समास के भेद बता देंगे और अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आपको सब अच्छी तरह से पढ़ते रहिए और याद करते चलिए। जैसे आज की क्लास हुई है इसको फिर से रिवीजन कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लौकिक और अलौकिक और विग्रह किसे कहते हैं, समास में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा धातु है ना, कौन सा उपसर्ग है, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। ये बहुत मूल चीजें हैं और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आज की कक्षा को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाजत दे दिए। नमः संस्कृताय।